नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम देव आप सबका स्वागत करता हूं। द फोर्थ वर्ल्ड इंडिया के नए नवेले कार्यक्रम युवा में आज हमारे साथ मौजूद हैं जयसिद्ध भल्ला, जिनका परिचय हो सकता था कि पापा विधायक हैं हमारे, लेकिन उनको ये मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी राह खुद बनाने की सोची। आज वो जिस मुकाम पे हैं, आज उनका अच्छा खासा जम्मू की राजनीति में अपना एक फ़ैन बेस है। सोशल मीडिया पे आप यूट्यूब पे देखें तो जम्मू के जितने भी नेताओं के वीडियोस हैं, उनके भी वीडियोस कम नहीं हैं। लोग उनको पसंद करते हैं। आइए अभी उनसे ही बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के बारे में। जैसे जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप पापा विधायक हैं हमारे। हाँ जी, है गर्व है। हाँ जी सब कुछ है, जनता का साथ भी है, लोगों का प्यार भी है। उसी प्यार के वास्ते जो लोग हमारे को समर्थन देते हैं, वो जो शक्ति हमको मिलती है, उसी को हम ऊर्जा बनाकर आगे चलते हैं और लोगों को पसंद आता है वो चीज़ें। जी, अभी तक की आप जर्नी के बारे में बताएंगे। आप नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रहे, यंगेस्ट सेक्रेटरी रहे आई गेस आप। हाँ जी। अभी आप यूथ कांग्रेस में मीडिया के, सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं जी, वो भी यंगेस्ट हैं आप। हाँ जी। तो थोड़ा सा बताएं ना विस्तार से कि कैसे कैसे आप जी राजनीति में आए। जी 2012 से राजनीति से हमारे को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था, मतलब था बट बोलते कम थे बट समझते थे। फिर 2017 में, क्योंकि तब मुझे नीड लगती नहीं थी इतना बोलने की, फिर 2017 से हम थोड़े एक्टिव हुए। मेन जो एक्टिव हमारा स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2018 में, जब आपको याद होगा जब आसिफा केस हुआ था JNK के अंदर, कठुआ के अंदर हुआ था, तब उसके खिलाफ हमारे को बहुत गुस्सा हुआ था। फिर कविंदर गुप्ता जी जो पूर्व डिप्टी CM JNK के रह चुके हैं, उनका बयान आया था कि ये जो एक मामला है ये एक छोटा सा मामला है, जब उन्होंने ओथ अपनी ली थी। फिर उसके ऊपर हमने एक कार्यक्रम चल रहा था कांग्रेस का बावे के अंदर, मेरे पिताश्री ने उस पर रखवाया था। आई गेस 15 अगस्त को वो प्रोग्राम था। तो ये उससे रिसेंटली ही थोड़े टाइम पहले की ही न्यूज़ थी जो आसिफा की केस, तो कि वहाँ पे मैंने उन पे अटैक किया था कह के कि आपको ऐसी चीज़ नहीं, और वो तमीज़ से किया था। वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गई कि लोगों ने सोचा इतनी छोटी सी आयु के अंदर एक व्यक्ति ने, मतलब वो भी मतलब एकदम अच्छा से इसको किया, मतलब लज्जा में नहीं, एकदम अच्छे से इस चीज़ का जो उन्होंने जवाब दिया, हमने डिप्लोमेटिक जवाब दिया, तो वो काफ़ी व्यूज़ वायरल हो गए उस चीज़ के। फिर थोड़ा हमारे को भी अच्छा लगा कि हमें अपनी ओपिनियन देनी चाहिए, क्योंकि लोगों के कमेंट्स हमने पढ़े तो बहुत पॉजिटिव थे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा बात करते थे पिताश्री की कैंपेनिंग में। 2019 में लोकसभा का जब वो चुनाव लड़े, उनके कैंपेनिंग में हम गए। फिर 2020 में राहुल गांधी जी JNK के जम्मू के अंदर जब आए थे, जब वो वैष्णो देवी गए थे, उसके बाद पे हमने एक इंटरव्यू दिया था JNK की हालत को लेके कि पहले क्या था और अब क्या था। तब मैं था 15 साल की एज का। वो जो वीडियो थी वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई, 4-5 लाख व्यूज़ तब उसके ऊपर आ गए, जब मैं 15 ईयर्स का था। 15 जून 2023 को आप 18 साल के हुए। हाँ जी, तब 18, हाँ तब हाँ, 18 का हो गया जी। तो उसके बाद जब हमने वो बयान दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। उसके बाद मीडिया ने हमें खुद अप्रोच किया कि मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, फिर हम अपनी ओपिनियन देते थे, फेसबुक पे भी हम डालते रहते थे। तो कंसिस्टेंटली मैं मानता हूँ कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो अगर आप एक दिन में ज़्यादा काम कर रहे हो, अगले दिन नहीं कर रहे हो, इससे बेटर है कि आप कंसिस्टेंट ही रहो। बेशक थोड़ा थोड़ा काम करो पर डेली काम करो। हम डेली काम करते थे। पापा के जो घर पे लोग आते थे, उम्र से बहुत मेरे से बड़े थे, 4-5, मैं वहाँ पे बैठता था, मैं उनकी देखता था कि उनकी क्या सोच है। तो मेरे को एक्सपीरियंस वहाँ से बहुत छोटी सी उम्र में मेरे को मिल गया, क्योंकि मैंने देखा कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ तो बैठता था, पर ज़्यादा जो मेरी एज से मतलब डबल थे, ट्रिपल थे, मैं उनके साथ बैठता था, क्योंकि जब वो घर पे मेरे को वो एक्सपीरियंस मिला। और वो एक्सपीरियंस जो है वो कोई कहने में दोहराई नहीं है कि उससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद हुई, बूस्ट हुई आगे जाने में। फिर राहुल जी के बाद अगले साल 2022 में मैंने मेरे घर पे एक मीडिया के पर्सन आए थे, मैंने उनको इंटरव्यू दिया और मैंने रविंदर रैना जी को चुनौती दी थी। बहुत सी छोटी सी उम्र में मैंने कहा था कि रैना साहब, मैं आपको मान जाऊंगा आप अगर नेता हो, कि अगर आप आके मेरे से डिबेट करते हो और आप बता सकते हो कि बीजेपी के अगर आप 70 काम गिनवा, बीजेपी के आप 7 काम गिना देते हो, मैं आपको बदले में बहुत, जितने आप काम बोलोगे उतने काम गिनवा के बताऊंगा JNK के लिए क्या क्या उन्होंने काम किए। फिर हमने वो किया, वो वीडियो काफ़ी वायरल होगी। उसके बाद जो था रेगुलर मीडिया का आना जाना हमारे यहाँ लगा रहा। फिर जब 2023 में हुए 18 के, फिर हमारे को NSUI का सेक्रेटरी बना दिया गया। NSUI का मैं सेक्रेटरी बना JNK के अंदर, और स्टेट टीम में इतनी छोटी सी उम्र में मेरे को लाया, ये पार्टी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, लोगों ने समर्थन दिया उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ।
फिर टोल प्लाजा का मसला आया, आपको पता होगा, जो अभी बहुत ज्यादा चला, शरोर जी, मसला चला, जी। वहां पर हम गए। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, जिस दिन वो प्रोटेस्ट था मुझे पता नहीं था कि उस दिन प्रोटेस्ट है। राकेश जी हैं जो राजमा चावल लास्ट मोड़ बेचते हैं, हम वहाँ खाने गए तो वो उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रोटेस्ट में नहीं गए, क्योंकि एक दो दिन पहले मैं कहीं डिबेट में बैठा हुआ था तो मुझे उसका पता नहीं था। मैंने कहा कहाँ पे? कहते युवा राजपूत सभा का ऐसे कोई प्रोग्राम है। मैंने तब देखा, तब 12 के करीबन वक्त हो चुका था, एंड आई गेस उनका 12 बजे टाइम था, वो जो मूवमेंट हो रही थी लोगों की। जी। फिर मैं वहां से वहां गया, लाइक मैं 1:30 बजे पहुंचा। मुझे काफी गिल्ट था कि मैं बहुत ज्यादा लेट हुआ, बट जब मैं गया तो वहां लोग बैठे हुए थे। मैंने किसी को कहा कि मैं लेट हुआ, कहते नहीं, कहते आप तो बाकी बीजेपी के जितने भी नेता हैं आप तो उनसे बहुत ज्यादा पहले आए हो, ये तो आए ही नहीं अभी हमारे पास। तो हम बेशक उसमें नहीं जुड़ पाए स्टार्टिंग में जो 1 घंटा था, पर हम बाद में उसके बाद जुड़ गए। फिर उसके 2 हफ्ते के बाद बीजेपी का लीडर्स का थोड़ा जाना वाना वो लगा रहा, वो भी इनडायरेक्टली, बड़े लीडर का नहीं। हमने फिर स्पीच दी थी युवा राजपूत सभा के हक में कि सरोर टोल प्लाजा के खिलाफ हमने बोला था। वो वीडियो काफी वायरल हुई, लोगों का और प्यार मिला, सपोर्ट मिला। फॉलोवर जो थे फेसबुक के ऊपर 6,000 का करीबन टच हो गया, फॉलोवर 5,900 इतना हमारा टच हो गया, पहचान बन गई। मीडिया ने हर बार, अब मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगती है, जब कोई अहम चीज पूछनी होती है, मीडिया सीनियर लीडर से ज्यादा हमारे को प्रेफरेंस देते हैं। और कोई भी पार्टी के हो, मैं ये नहीं बोल रहा पर्टिकुलरली, वो ज्यादा हमारी व्यूज जानने के लिए उस पर आकर्षित रहते हैं, क्योंकि वो जो हम बोलते हैं लोगों को भी पसंद आता है और उनको भी जवाब सेटिस्फैक्टरी लगता है। उसके खिलाफ भी मैंने एक प्रोटेस्ट रखवाया था 18 साल की उम्र में ही, जो कविंदर गुप्ता जी ने स्टेटमेंट दिया था कि युवा राजपूत सभा बिकाऊ है, जो उनका ऐसा स्टेटमेंट आया था कि पैसा लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर प्रोटेस्ट। मुझे उम्मीद थी कि 10-12 लोग, क्योंकि मैं आपको सच कहूँ, क्योंकि अब छोटी सी उम्र है, इतना उम्मीदें मैं किसी से नहीं लगा के रखता, चाहे मेरे से कोई अच्छे से बात करे, मैं उम्मीद किसी से नहीं रखता कि कोई साथ आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। सरप्राइज इज बेटर देन कि आपको एक सेटबैक लगे। जब वहां गए तो 80 to 90 बंदे का करीबन वहां पे आना रहा था, और ये देख के बहुत खुश हुआ कि जो एक एक्स फॉर्मर मिनिस्टर रहा होगा उसको भी अगर 80 to 90 बंदा इकट्ठा करना हो, बहुत चैलेंजिंग बात होगी उनके लिए। उतनी छोटी सी उम्र में फिर हमने वो प्रोटेस्ट करवाया, जो कि बहुत अच्छा वायरल गया। उसके बाद भी फिर भी लड़ाई हमने कंटिन्यू रखी थी। उसके बाद भी हमने इस मुद्दे के ऊपर टोल प्लाजा पे अभी हमने आवाज़ उठाई, बार बार आवाज़ उठाई। जब हम गए तो हमारी पर्ची कटवाई, उसके 2 महीने के बाद उन्होंने कहा कि आप टोल का पैसा दो। मैंने कहा जेल की पर्ची कटा लेंगे पर टोल की पर्ची नहीं देंगे, क्योंकि वो टोल स्लोगन काफी फेमस हुआ था, क्योंकि टोल इलीगल था। जी। फिर हमने उसका टोल का पर्ची का पैसा नहीं कटवाया। हमने कहा था हमारी कार इधर ही रुकी रहेगी, बेशक जेल भेजना है भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जी टोल प्लाजा की बात की आपने, उसके लिए आपने प्रोटेस्ट किया, बहुत कुछ किया, लेकिन उस लड़ाई को आप एक मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए, ऐसा क्यों? वो आपकी बात बिल्कुल सच है, परंतु ये हमने आ रहा तो काम है आवाज उठाना। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग भी इस पे सपोर्ट कर रहे हैं, और गडकरी जी ने खुद अभी भी कहा है कि मैं उसको उखाड़ दूंगा। जब तक वो नहीं बंद होगा हम तो अपनी आवाज रखेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी मेरे अंत तक। जब तक मतलब ये जो चीज़ है इसका अंत नहीं किया जाएगा सरोर टोल का, हम तब तक अपनी लड़ाई करेंगे, और जल्दी मैं एक मूवमेंट भी इसके खिलाफ निकालता हुआ आपको दिखाई दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई राजनीति की बात, या फिर जो भी आप गतिविधियां करते हैं, राजनीतिक गतिविधियां करते हैं या समाज सेवा की जो गतिविधियां हैं उनकी बात हो गई। थोड़ा सा लीक से हटके पूछूं, नेपोटिज्म, चाहे बॉलीवुड हो चाहे पॉलिटिक्स हो, हालांकि मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता कि पॉलिटिक्स में कोई नेपोटिज्म हो सकता है, क्योंकि होता है, एक प्रिविलेज होती है कि आप बचपन से ही उसी माहौल में हैं, आपको पता है कि किससे कैसे बात करनी है, राजनीति तो आपने घूंटी में पी हुई होती है, लेकिन एट द एंड आपने जनता के बीच में जाना होता है। बिल्कुल, ठीक है। अगर नेपोटिज्म से ही नेता बनते तो शायद राहुल गांधी आज अमेठी के सांसद होते। बिल्कुल, ठीक है ना। तो फिर भी एक समाज में एक होता तो होगा, लोग आपसे भी गाहे बगाहे बात करते ही होंगे कि हाँ रमन भल्ला जी का बेटा है इसलिए ज़्यादा मीडिया हाइप दे रहा है, या कुछ ऐसा फेस करते हैं आप? कुछ देखिए, अब जो अच्छी मांग नहीं उठा पाते, जो आगे आके नहीं लड़ पाते, वो चीज़ तो बोलते हैं। अब क्रिटिसिज्म तो हर बंदा देगा। अब जैसे हम मूवमेंट लीड करें, अगर वो भी करे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमारे पिता दम रखते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए। हमारे पिता मेहनती हैं, अब लोग उनको प्यार करते हैं, उनके पीछे अगर मुझे भी थोड़ा बहुत प्यार तो उनकी वजह से भी तो मिलेगा, क्योंकि उन्होंने काम अच्छे किए हुए हैं, वो हमारे को मिल रहे हैं। अब कहते हैं हमारे को जो फल मिलता है वो पिछले जो जन्म होते हैं उन्हीं के कर्मों का हिस्सा होता है। हमारे पिछले जन्म में भी कर्म अच्छे होंगे और इसमें भी हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, तो इसका फल मिल रहा है।
पिता सिर्फ पिता है या गुरु भी हैं? गुरु भी हैं, क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं। और मुझको लगता है कि जो मैं इस उम्र में सीखा हूँ, क्योंकि मैं कोई ये ऐसा ईगो वो बात नहीं करूँगा, बट जब थोड़ा अपने बैचमेट्स को मतलब जो अपना मतलब जो अपनी एज के उनको देखता हूँ, थोड़ी अलग ही चीज़ों में लगे होते हैं। जैसे आजकल शराब हो गया, वेप हो गया, मतलब अलग अलग टाइप्स की जो चीज़ें होगी ना, इन सब पे तो मैं इनसे बिल्कुल दूर, प्योर वेज मतलब इनसे बिल्कुल अलग, जैसे ये सब चीज़ें ना करके फिर भी आवाज़ उठाना। जबकि आपको मैं एक बात बताऊँ, जब इसमें आप पॉलिटिक्स में होते हो, फ्रस्ट्रेशन ऐसी चीज़ें बहुत सी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सपोज आपको कोई नेगेटिव कमेंट करता है, पर इसके बावजूद भी हमारे को पिता के ने कुछ ऐसे करके सिद्धियाँ क्या प्राप्त की हैं कि इतना धार्मिक वो रह के उनको वो ऐसे एक आशीर्वाद है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जब कहीं बात करता हूँ तो मेरे पास भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहता है। लक भी मेरे को मदद ज़रूर देता है और मेहनत भी मैं पूरी रूप से करता हूँ। और लक इसीलिए लगता है क्योंकि मैं अपना 110% देता हूँ। जहाँ तक मैं आपके परिवार को जानता हूँ या जहाँ तक मैंने समझा है, जी, आपकी मदर ज़्यादा धार्मिक है, बहुत ज़्यादा धार्मिक है। उन जैसा आपके तो कोई पिता नहीं से है, ज़्यादा। उन जैसा कोई नहीं है। मतलब मंगलवार को प्याज टमाटर लहसुन कुछ नहीं बनता हमारे घर के अंदर, शनिवार को लोहा नहीं आ सकता, बहुत से ज़्यादा हमारे घर में मतलब रिस्ट्रिक्शंस है। हम ब्लैक कपड़ा हम पहनते नहीं है। अब लॉ स्कूल का चलो वो है तो एक दो जगह एक्सेप्शन, उनका मतलब लॉ स्कूल का वो है ना, यूनिफॉर्म है वहाँ पे कि आपको ब्लैक वो पहन के आना है, उतना तक चल जाता है। पर हमारा घर बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरी जो मम्मा है उनको बहुत ज़्यादा साल हो गए, कहीं शादी में गए हुए, कोई जगह गए, वो जाते हैं धार्मिक जगह, जाएंगे मंदिर, पीर बाबा और बाकी गुरुद्वारा साहब, ऐसी ऐसी जगहों पर वो जाते हैं। बाकी वो और कहीं जगह जाना वो प्रेफर नहीं करते ना, वो जाते हैं तो बिल्कुल कम बोलते हैं और अच्छे हैं बहुत। चलिए, अब आप 18 साल के हो गए हैं, अब आप एडल्टहुड अटेन कर चुके जी। हैं, अब इलेक्शन जब भी होगी आप वोटर भी होंगे। जी, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि जो आपके रीसेंट मतलब जो लेटेस्ट आपके चीफ मिनिस्टर थे गुलाम नबी आज़ाद, अब जब आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे, कांग्रेस जब पार्टी जाएगी वो आपके खिलाफ खड़े होंगे, तो उनको काउंटर कैसे करेगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि आप उनके खिलाफ ना कोई करप्शन के चार्जेस हैं, ना मतलब बेदाग शब्द छवि रही है उनकी, तो वो आपको नहीं लगता कि एक आपके लिए बहुत बड़ा रोड़ा साबित होंगे? देखिए नहीं, हमारी लड़ाई केवल और केवल भाजपा से है। और मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, आपने आज़ाद साहब का चीज़ पूछा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो 60 ईयर्स 55 ईयर्स क्योंकि बचपन से ही वो कांग्रेस में है, अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, पार्टी को धोखा दे सकते हैं, तो जनता को भी ये चीज़ ज़रूर बीच में पता चल गई कि अगर वो पार्टी के नहीं हो पा रहे तो हमारे कैसे हो पाएंगे। ये चीज़ लोगों को भी पता। आप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आप मुझे एक चीज़ बताइए, छोटी सी आयु में उनको इतनी बार राज्यसभा भेज दिया पार्टी ने, चीफ मिनिस्टर J&K कब बना दिया, फर्स्ट जम्मू का मतलब सीएम उनको बनाया जम्मू कश्मीर से, कैबिनेट में मंत्रालय दिया और राहुल जी के बिल्कुल साथ में वो बैठते थे। वो मैं एक स्टेटमेंट सुनता, कहते कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने मतलब जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने 50-40 साल लूटा, तो 40-50 साल तो ये खुद जम्मू कश्मीर कांग्रेस में थे जब ये सीएम थे। इसका मतलब कि ये क्या कहना चाहते हैं कि मैंने ही कांग्रेस को बर्बाद किया, जम्मू कश्मीर को मैंने बर्बाद किया। इनका स्टैंड थोड़ा क्लियर नहीं है। ये कभी कहते हैं कि 370 कोई नहीं हटा सकता, फिर कहते हैं 370 टूटना अच्छा है, फिर कहते हैं कि 370 टूटने से नुकसान हुआ है, फिर कहते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम वापस लाएंगे, फिर कहते हैं 370 कोई नहीं ला सकता। अगर इनका खुद का स्टेटमेंट एक एक्यूरेट नहीं है कि क्लियर नहीं है, तो इनका जो मैसेज है वो भी जनता तक क्लियर नहीं जा रहा और इनके ऊपर इनकी हमारे से इनके साथ लड़ाई ही नहीं है। हमारी लड़ाई ही सीधा सीधा बीजेपी के साथ है, मैं ये कह सकता हूँ। जी, इंडिया अलायंस के बारे में तो आप जानते ही होंगे जी। तो मुख्य घटक तो उसका कांग्रेस ही है। लगता है आपको कि कोई भविष्य है इंडिया अलायंस का? जिस तरीके से नीतीश कुमार आज अंदर हैं कल बाहर हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो निर्विवाद रूप से जो राहुल गांधी हैं वो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, हालांकि अभी अध्यक्ष आपके खड़गे जी हैं जी, लेकिन जैसे जो भी रिसेंटली मीटिंग हुई थी दिल्ली में इंडिया अलायंस की, उसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने प्रोजेक्ट कर दिया खड़गे जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए। जी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेगी कि मतलब खड़गे जी को प्रमोट करेंगे और राहुल गांधी जी थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाएंगे? जी देखिए, सजेशन कोई भी व्यक्ति दे सकता है, अगर उन्होंने वो सजेशन दिया तो सोच समझ के दिया होगा। हमारी पार्टी सारों की आवाज़ सुनती है, जिसको जो सजेशन देनी है कोई भी व्यक्ति है वो दे सकता है, और वो बंद कमरे के अंदर दी गई।
उसके बाद हालांकि ये एक स्पेकुलेशन आई है कि ऐसे अंदर बात की गई है कि खड़गे जी का नाम रिकमेंड किया गया है, बट पूर्ण रूप से राहुल जी ही कांग्रेस पार्टी का फेस रहने वाले हैं। राहुल जी के साथ जम्मू कश्मीर के साथ हिंदुस्तान की पूर्ण रूप से जनता उनके साथ खड़ी है, मैं आपको ये कह सकता हूँ। क्योंकि जो 5 स्टेटों का जो अभी चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी कुछ दिक्कतें जरूर हुई कि सीट शेयरिंग में उनको कन्वर्ट करने में दिक्कत आई, ये मैं आपकी बात मान सकता हूँ, पर कांग्रेस ने 4 करोड़ 81 लाख वोट उसमें लिया, बीजेपी ने 4 करोड़ 70.5 लाख के करीब वोट लिया, यानी 11 लाख के करीबन वोट जो है कांग्रेस को ज्यादा मिला है। और ये इंडिया के अंदर भी आप जब देखोगे जो इन्होंने हालात कर दी हुई है, गरीब इनसे परेशान है, कोई भी धर्म कोई भी व्यक्ति आप लेकर चलो, कोई बीजेपी के साथ नहीं है। और ये हिंदुस्तान के अंदर जो है बस इनकी विदाई तय हो चुकी है, मैं आपको ये कह सकता हूँ। एक अभी जो लेटेस्ट जो इशू चल रहा है वो है राम मंदिर का जी, प्राण प्रतिष्ठा है बिल्कुल 22 जनवरी को जी। कांग्रेस को जब तक न्योता नहीं मिला था हम्म, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, तब तक कांग्रेस से बयान आ रहे थे बीच बीच में। हालांकि आधिकारिक रूप से किसी प्रवक्ता ने नहीं बोला ये कि हमें न्योता हाँ। नहीं मिला है, लेकिन अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे थे कि हमें नहीं बुलावा भेजा गया है। अब बुलावा भेजा गया है तो अब कांग्रेस क्या करेगी, जाएगी? क्योंकि उसमें भी कांग्रेस अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर रही है कि वो जाएगी नहीं जाएगी। एक तो कांग्रेस का मैं डर ये समझ रहा हूँ कि मुस्लिम वोट बैंक को मतलब वो करने का कि नाराज़ ना हो जाए मुस्लिम वोट बैंक, और दूसरी तरफ एक हिंदू वोट बैंक है क्योंकि हिंदुओं की आस्था का भी मसला है। तो क्या समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, अगर हम ये सोचते हैं कि जो हिंदू है वो कांग्रेस के विरुद्ध है तो ये बहुत गलत बात है। अभी हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, हिमाचल में 90+ लोग हिंदू हैं, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार चल रही है, उसके साथ में कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार चल रही है, झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार चल रही है, बिहार में कांग्रेस गठबंधन की सरकार चल रही है, तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन की सरकार चल रही है। और भी आप जहाँ जगह देखेंगे तो ये हालांकि न्योता राहुल जी और सोनिया गांधी जी को भेजा गया है, तो वो अभी हमारे को खुद ही पता चल जाएगा कि वो क्या उपस्थित रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो उनके वहीं से बयान आ जाएगा। पर आपने कहा कि मुस्लिम जो है वो कहीं कांग्रेस से वो ना हो जाए, तो ऐसी बात नहीं। हम सेक्युलर पार्टी हैं, हम सारे धर्म मजहब की इज्जत करते हैं और सारे को हम लेकर चलते हैं। मैं भी एक प्रो हिंदू हूँ। प्रो हिंदू डजंट मीन एंटी मुस्लिम, एंटी सिख। हम अपने धर्म को कट्टरता से फॉलो करते हैं, जो उसमें नॉर्म्स लिखे हम उसको फॉलो करते हैं, पर हम किसी के विरुद्ध भी सोच नहीं रखते। ये हमारी पार्टी का है, जिसको जो रिलीजियन मानना है वो माने, पर दूसरे के विरुद्ध वो बात ना रखे, तो वो उन्हीं के से स्पष्टीकरण आ जाएगा। पर राम मंदिर का आपने एक मुद्दा का आपने बात की, मैं इसका ये कहना चाहूँगा, बीजेपी तो बहुत कहती है कि हम राम जी के भक्त हैं, हम राम जी के भक्त हैं। तो इस पॉडकास्ट के जरिए मैं उनसे एक ही सीधा सा सवाल पूछना चाहूँगा, जब राम मंदिर का ताला खुला तब राजीव गांधी जी की सरकार थी जी, ठीक है ना जी। तो जब वो सारा कुछ वो जो साइट को खुलवाया गया तब भी कांग्रेस की सरकार थी, और भी चीजें लगेगी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब मुझे एक बात बताओ, कोर्ट कचहरी में कौन लेकर गया? बीजेपी के ही बंदे लेकर गए ना। लेकिन वहां पे आपकी पार्टी के नेता, पूर्व नेता कपिल सिब्बल मुख्य अधिवक्ता थे राम मंदिर के विरोध में। देखिए, अब पार्टी में वो उनका जो मजहब था वो तो उनका बाबरी मस्जिद का उससे रिलेटेड था, वो उनका एक एज अ पर्सनल इंडिविजुअल स्टेप था, वो एज अ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। अब आप देखिए, वो समाजवादी पार्टी के साथ ताल्लुकात रखते हैं, तो वो एज अ उनका एक इंडिविजुअल स्टेप था कि अब कुछ होते हैं पार्टी लाइंस में भी जिनकी ये बात होती है वो बात होती है, बट वो एज अ उनका वो पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि उसमें पार्टी का स्टैंड नहीं था, वो एज अ उनका एक इंडिविजुअल स्टैंड था। अब आप बताएं, जब कोर्ट में गया, बीजेपी चाहती तो ऐसे एक, ये तो इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ही कहा था कि अगर कोर्ट नहीं मानती हम पार्लियामेंट के अंदर ही प्रस्ताव लाके उसको चैलेंज कर देंगे। तो बीजेपी चाहती तो बिना कोर्ट में लिए ही पार्लियामेंट के अंदर बात को ला सकती थी, अगर बीजेपी चाहती तो, जैसे उनके, क्योंकि उनके नेता का बयान है, मेरा तो ये बयान नहीं है ना। राम लल्ला जी को कोर्ट के अंदर कौन लेकर गया? भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर गए। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँ, राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। छोटी सी जब बाल अवस्था की उनकी उम्र थी, उनका राज्याभिषेक होना था कल, उनको कैकेयी जी ने बोला कि आपको हम 14 साल का वनवास भेज रहे हैं, उनको 14 साल का वनवास भेजा गया, खुशी खुशी चले गए। केवल जो चप्पल वो थी वो अपनी वो लेकर, जो होती है लकड़ की, वो लेकर बस अपने भ्राताश्री और पत्नी जी के साथ चले गए। अपना महल उन्होंने जो था वो दे दिया, महल के बिना वो लोग रहे, बहुत कठिनाइयों से वो रहे।
अब मुझे बताओ JNK में जो बीजेपी के लोग हैं, ये MLA तो नहीं है, मिनिस्टर हाउस लेकर बैठे हुए हैं। जब इन्हें कहा गया कि अपना मंत्रियों का घर छोड़ो, ये नहीं छोड़ पाए। तो जिस पार्टी को ये लोग ये जो कहते हैं राम जी को बड़ा मानते हैं, राम जी ने तो 14 साल के लिए घर छोड़ा था, इनसे 4 साल के लिए अपने घर नहीं छोड़े गए। और इनके पास तो ये सीधा इलीगली रह रहे हैं, इनको तो ऊपर से आदेश तक आए हैं कि इनको रिक्वेस्ट किया गया कि आप ये जो है वो घर छोड़ दो। इन्होंने तो उल्टा आगे लेटर लिख के चैलेंज किया कि हमारे को सिक्योरिटी का रीजंस है। बाहर जाके क्या बोलते हैं, JNK की हालत बहुत ज्यादा साफ है, JNK में तो आतंकवादी घटना ही नहीं होती। अगर घटना ही नहीं होती तो लोग कैसे शहीद हो रहे हैं, जवान कैसे शहीद हो रहे हैं, आप बताओ ना। तो यही बीजेपी अपने आप को एक्सपोज करती है कि ये राम भक्त केवल बताने में अपने को, अगर ये राम भक्त होते ये उसी वक्त अपना घर छोड़ के 5 साल के लिए, इनके पास तो घर भी था, उनके पास तो वो भी नहीं था, अपने घर में रह सकते थे, इनसे सरकारी संपत्तियां नहीं छोड़ी गई, तो ये कैसे राम भक्त हो गया, आप मुझे बताइए। जी, बीजेपी के नेता ये सुने 18 साल के हैं, वोटर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी कोई इतनी बड़ी आयु नहीं हुई है जिस हिसाब से अगर ये बोल रहे हैं कि घर छोड़िए, तो प्लीज़ इस बात को सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा कि रामचंद्र जी ने बिना सोचे 14 वर्ष अगर वनवास एक्सेप्ट कर लिया था, बिना सवाल किए वो चले गए थे, तो आपके पास तो अपने घर हैं, राम के असली भक्त बनिए। और अगर आपने ऑक्युपाई किए हैं ऐसे कोई बिल्डिंग्स या ऐसे बंगलोज, तो प्लीज़ उसको वकेट करें। चलिए आगे बढ़ें। बिल्कुल। थोड़ा सा स्कूलिंग कहाँ हुई है आपकी? हेरिटेज स्कूल, सैनिक कॉलोनी। हेरिटेज स्कूल 8th तक कोई ज़्यादा अच्छे परफॉर्मर तो थे नहीं आप? हाँ जी, सब पता किया आपने। हाँ जी। फिर ऐसा क्या हुआ कि कोविड में कैसे ज्ञान चक्षु खुल गए कि आप मतलब देखिए 12th में आपके 93 कुछ को परसेंट मार्क्स हैं, है ना? 93.2%। हाँ जी। तो थोड़ा सा रिसर्च हम भी कर लेते हैं, जिसको बुलाना है उसके बारे में जान लेते हैं जी। तो ऐसा क्या हुआ 2 साल में कोविड में? क्या पापा का प्रेशर था या क्या? देखिए मेरे घर वालों का हमेशा मुझे पूर्ण रूप से सपोर्ट रहा है, और ये चीज़ मैं बेझिझक आपके सामने बोल सकता हूँ, किसी के भी सामने बोल सकता हूँ। 9th के एंड तक इम्प्रूवमेंट आई थी, कोविड आ गया, 9th गई, 10th में कोविड आ गया, 10th भी गई, 11th में कोविड था, तो पेपर के बिना तो मतलब 3 क्लासेस तो हमें कोरोना ही बचा गया। फिर हमने एक पोस्ट भी डाली थी कि 10th हो गई, कोविड मतलब ऐसे करके जिंदाबाद, क्योंकि हमें कोविड ने 3 क्लास से हालांकि वो करा दिया, बच्चे थे तो ऐसी चीज़ लिख दी। तो फिर 12th में आए। पर अब मैं आपको सही बात बोलूँ, पहले हम सोचते थे कोविड ठीक है यार कि स्कूल वगैरह बंद है, बट आज मैं सोचता हूँ अगर तब हमारा कोविड खुला होता, स्कूल के मैं अहम चीज़ें नहीं वो कर पाया, एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, अगर वो कोविड में कुछ साल के रखते, अगर हमारी क्लासेस जो ऑनलाइन थी वो ऑफलाइन होती, जो एक्सपीरियंस मुझे मिल सकता था बहुत जल्दी, वो मुझे नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि आप बहुत कम आयु में यहाँ पर बोल रहे हो, पर मैं अपने आप को बहुत लेट समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लेट आया हूँ पॉलिटिक्स में। को पॉलिटिक्स में नहीं, मतलब जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ मुझे ये बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, मुझे कभी गिल्ट होता है, बट लोग कहते हैं कि नहीं आप पहले से कर रहे हो। ये दिक्कत ये थी कि स्कूल चले हमारे ऑनलाइन, उससे नॉलेज में बहुत ज़्यादा नुकसान हुई, साथ में इंटरनेट हमारा बंद, मेरे पिता 1.5-2 साल हाउस अरेस्ट भी थे, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा एक तो ट्रॉमा भी और बहुत सी ज़्यादा दिक्कत हमारे को देखने को मिली कि ना कुछ बचा ना कहीं कुछ बचा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे 12th के हम स्टार्टिंग में आए, तो अब होता है जब इतने साल अचानक आप स्कूल में आते हो तो थोड़ा तो दिक्कत होता ही है, थोड़ा फिर से बैठने में, तो हमारी परसेंट बहुत गिर जाती थी, 28-29% 100 में से आती थी, जो सच है मैं सच बोलूंगा आपके सामने, या बटरिंग वो कुछ नहीं करता, कुछ में हो जाता था, पॉलिटिकल साइंस में अच्छे नंबर आ जाते थे, बाकी सब पीछे जाते थे। तो मुझे टीचरों ने कहा यार कि आप मेहनत करो, मेहनत करोगे तो आप 75% पक्का ले आओगे, ये हमारे को ऐसा कहना है, मानना है, 75-70%। मतलब वहां तक उन्होंने बार सेट कर दी थी कि इसके ऊपर आप नहीं जाएंगे? नहीं, मतलब उन्होंने नेगेटिव वे में नहीं बोला था, उन्होंने तो करंट सर्कमस्टांसेस देख, क्योंकि तब मैं मेहनत बिल्कुल नहीं करता था, बहुत सिली से जवाब देता था, तो उन्होंने कहा था यार आप अगर मेहनत करोगे आप में, उन्होंने तब की परफॉर्मेंस देख के बोला। एंड में हमने मेहनत थोड़ा बहुत जुलाई के अगस्त का कोई वक्त था, जुलाई से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, कंसिस्टेंट पढ़ा, फिर अगस्त से बिल्कुल अच्छे कंसिस्टेंट पढ़ा। कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी, अगर कंसिस्टेंट हो तो वो इंटेंसिव होने से बहुत बेटर है कि आप एक दिन में कह रहे हो मैं ये कर लूंगा, इससे अच्छा हर दिन ही थोड़ा थोड़ा पार्ट करो, तो थकोगे भी नहीं और एंजॉयमेंट भी होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ाई की,
फिर आपको पता हो कि कुछ दोस्त थे अपने ये बात वैसे बोलनी नहीं चाहिए, अच्छी भी नहीं लगती, मेरा वो दोस्त भी नहीं है तो बोल देता हूँ तो हाँ, अगर होते तो नहीं बोलता। कहते थे आप फेल हो, मतलब आप फेल हो, आप नहीं ला पाओगे वगैरह, वो सब कुछ, जिनको हम दोस्त मानते थे, हालांकि थे नहीं वो, कहते थे आप फेल हो। एंड में क्या हुआ फिर आपको पता है, भारत जोड़ो यात्रा आ गई दिसंबर के वक्त जम्मू में, जी। उससे थोड़ा नुकसान तो पढ़ाई में हुआ कि 3-4 दिन वहां लग गया, फिर मैं बाकी कश्मीर जा नहीं पाया। फिर हर दिन बैठ के पढ़ा, और वो कहते थे कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तो हम आपको फोन करेंगे और हम आपको अपने मुख से बताएंगे कि हमारा जो है वो टॉप निकला है और आप नहीं आए हो। बाद में जब रिजल्ट आया, फोटो में हमारे आया टॉपर में 93.2%, जो बंदे कहते थे उनकी अखबार में भी फोटो नहीं आई। अच्छा। और उसके बाद मेरा उनको कॉल गया, मैंने पूछने के लिए कि भाई कितने नंबर है, और तब से लेके अभी तक उनका कॉल नहीं उठा, तब से लेके ना कॉल बैक आई ना कॉल उठा। मतलब तो तब से दोस्ती भी मेरे खत्म को, हो गई है। हाँ जी, मतलब मेरे को एक चीज का पर गर्व अपने ऊपर जरूर होता है कि जो मैंने लड़ाई लड़ी, जो मुझे मुश्किल लगता था कि यार 12th में नहीं, जब वो आया मैंने ये चीज देखा, अगर मैं रेगुलर काम करूंगा, ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे हरा दे। अगर मैं अपने दिमाग को कॉन्कर कर लेता हूं तो लोगों को कॉन्कर करना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला हमारा भगवत गीता भी यही कहती है, पहले अपना दिमाग को नियंत्रण में रखो, इंद्रियां खुद नियंत्रण में आएंगी। जब ये सब नियंत्रण में आएगा तो कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है जीवन में जीतना। तो ये चीज मैं तब से लागू करके चलता हूँ। फिर पढ़ाई की, लॉ स्कूल में हमने मेरिट के ऊपर, मेरिटोरियस स्टूडेंट के ऊपर हमने जम्मू यूनिवर्सिटी में सीट निकाली बिना ड्रॉप होते हुए सब। अब हम बयान देते हैं, बीजेपी के बंदों के पास हमारे को कोई टारगेट करने का तो कुछ है नहीं कि हम कुछ करें, यार बंदे ने कोई गलत स्पीच दी हो, कोई कुछ हो, करप्शन कोई बात हो, अब बोलते हैं जी आपकी उम्र, अब उम्र के ऊपर अटैक मारते हैं। ये चीज बहुत गलत है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, पर इनको ये चीज देखनी चाहिए, जो वीर स्वतंत्रता सेनानी, मैं अपने को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बस उनका आपको एक चीज बता रहा हूँ। छोटी सी आयु से ही इन लोगों ने जो था संघर्ष स्टार्ट किया। भगत सिंह जी ने छोटी सी उम्र में अपना स्टार्ट किया। महाराणा प्रताप जी के सेनापति थे पत्ता जी, 16 साल की उम्र, बताओ 16 साल में एक व्यक्ति को सेनापति, अपना सूबेदार सेनापति बना दिया। अकबर कहता था यार कि प्रताप को क्या हो गया 16 साल के बंदे को। तो जब वो मारने गए तो उन्होंने 100 बंदों से ऊपर मुगलों के ढेर किए थे, और उसमें उसने, अकबर ने खुद कहा था अगर मेरे पास ऐसे 4-5 सैनिक भी होते तो मैं पूरा विश्व जीत के आ जाता। तो उम्र के ऊपर ये जो मजाक उड़ाते हैं, ये इनको थोड़ा बात सोच समझ के करनी चाहिए कि क्या उम्र पे, उम्र कोई बात नहीं होती। आप जो भी प्रोफेशन चुनोगे 5 साल लगेंगे, चाहे आप 70 साल में चुनो 18, 5 साल आपको सीखने में लगेंगे ही लगेंगे। और मेरे को भी गर्व होता है कि 12 साल की उम्र से मैंने चीजें सीखना स्टार्ट की। जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, जब गुप्ता जी ने वो स्टेटमेंट दिया था आसिफा पे लेके, हमारे धर्मों में लिखा है जब 12 साल तक कोई व्यक्ति होता है ना उस पर पाप लगता है ना पुण्य लगता है, क्योंकि उसको ग्रंथों का, धर्मों का अपना पता ही नहीं होता, वो ज्ञान नहीं होता। उसके बावजूद 12 साल की आयु में हमने उनके ऊपर जो था टिप्पणी दी थी, और वो तमीज से दी थी। तो ये एक भगवान का ही आशीर्वाद है। मेरे पिता जो इतनी पूजा करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, मेरे को लगता है कि मेरे को फायदा होता है। दुविधा भी आई, पहले मैं सोचता था कि कुछ अब मैं बताऊंगा नहीं, पर कुछ आती थी, जैसे कि दोस्ती में मैं सोचता था कि भगवान ऐसा क्यों कर रहा है कि मेरे पिता इतनी पूजा कर रहे हैं, मैं पूजा। बाद में मैंने एक चीज देखी, जो भक्त होते हैं वो सबसे ज्यादा दिक्कत ही भक्तों को आती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो ज्यादा करता है उनके जो पिछले जन्म के पाप होते हैं वो इरेज हो रहे होते हैं, वो चीज करके करके जब वो इरेज हो जाते हैं तो पुण्य का घरा सीधा बढ़ जाता है जो आगे उनके ऊपर लगता है। तो जो मेरे पे दिक्कत, मैं भगवान को कहता था कि मेरे को एक ताकतवर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाओ। भगवान ने मुझे कठिनाइयां देना शुरू कर दी। जब मैंने कठिनाइयों से मुकाबला किया तो उसके बाद मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सफलता आई है। आपने कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी की बात करी जी। 18 साल के आप हो गए हैं जी। 7 साल का टाइम और है आपके पास। 25 साल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इलेक्शन लड़ने के लिए 25 साल की आयु तो मिनिमम है जी। तब तक कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज कहूँ, अभी तक हालांकि अब नेता व्यक्ति खुद नहीं बनता, हालात व्यक्ति को नेता बनाते हैं, जो लोगों की डिमांड होती है वो आगे नेता बनाते हैं। अभी तक तो लॉ का मेन मेरा जो फोकस है कि मैं एक अच्छा लॉयर बनूं, अच्छे मतलब कि गरीबों की भी मदद कर पाऊं, कम अमाउंट में केस लड़ पाऊं, ऐसा अपना मेरा सोचना है। अब वो आगे वक्त तय करेगा कि राजनीति में अगर लोगों का मांग हुई कि आपको आके हमारे क्षेत्र के लिए बात करनी चाहिए, पिताश्री तो है ही है, वो तो आगे लड़ ही रहे हैं। और जब लोग बोलेंगे कि आपको आगे आके हमारी बात उठानी चाहिए, मैं लोगों के कहने के ऊपर आके लड़ूंगा। मैं खुद कभी ये नहीं सोचता कि मैं, क्योंकि मेरे को पता है, हमें लगता है ना कि एक व्यक्ति आके बयान दे रहा है पॉलिटिकल तो उसकी जिंदगी कितनी मस्त है, कुछ इजी है, ये बहुत गलत बात है।
आप एक प्रोटेस्ट करने जाओ, जो आपकी एनर्जी उसके अंदर लगती है ना, आपको प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराने में, लोगों को बुलाने में, झंडा ये सब बहुत ज्यादा आपको कहीं ना कहीं मतलब कि पेनफुल वो तो आपको लगता ही है। अभी तक फिलहाल कोई सोचा नहीं है राजनीति में, अगर लोग मुझे कहेंगे तो मैं जरूर आऊंगा, मैं आपको ये कह सकता हूँ। अभी तक तो लॉयर का सपना है अपना कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बातें उठा रहा हूँ, JNK में जो गलत लग रही है मुझे उसके ऊपर आवाज उठा रहा हूँ। बाकी अब देखते हैं आगे भगवान ने क्या लिखा है किस्मत में, जो लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता, वो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी आप ऐसे ही वोकल रहें, जम्मू के इश्यूज को उठाते रहें। जी ये थे हमारे साथ जयसिद्ध भल्ला। कुछ स्टीरियोटाइप्स इन्होंने तोड़े हैं। इनका गेरुआ कुर्ता और इनका जो धर्म का ज्ञान है, ये इनको कांग्रेस से कम और बीजेपी की तरफ इनको ज़्यादा दिखाता है। मेरे ख्याल से अगर इस इंटरव्यू में इन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट कोई बात नहीं करी होती तो बहुत सारे लोग ऐसा ही समझते कि कोई बीजेपी का यूथ लीडर है जो धर्म की बात कर रहा है, कर्म की बात कर रहा है, भगवत गीता की बात कर रहा है, रामचंद्र जी की बात कर रहा है और सबसे पहले सबसे ऊपर गेरुआ कपड़ा पहन के आया है। तो इनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जम्मू को ऐसे यूथ लीडर्स की बहुत ज़रूरत है ताकि जो एक वैक्यूम बना हुआ है एक अच्छी लीडरशिप का, वो भर सके। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इसी के साथ हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।